भोली देवरानी चालाक जेठानी। सुप्रिया और मानवी दोनों देवरानी जेठानी थी। मानवी बहुत ही सीधी सादी थी, तो वहीं सुप्रिया जो कि बहुत तेज और चालाक थी, वो मानवी से अपना हर काम करवा लिया करती थी और ऊपर से उसे अपने सास के आगे आए दिन नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। मानवी, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि मैं तेरी बड़ी बहन की तरह हूँ और जानती हूँ कि तू एक गरीब परिवार से है। तेरे घर में किसी को भी अमीर घर के तौर तरीकों के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तुझे सब सिखा दूंगी। मेरी कोई छोटी बहन नहीं है, मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और हमेशा से अरमान थे कि मेरी कोई छोटी बहन हो, और देवरानी के रूप में भगवान ने तुझे मुझसे मिलवा दिया, इसलिए मुझे हमेशा तेरी फिक्र रहती है। अब जानती हूँ कि तेरे माँ बाप तुझे इतना पढ़ा लिखा नहीं पाए, तुझे अच्छी परवरिश नहीं दे पाए, बाकी तो बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं हूँ ना, मैं तुझे सब सिखाऊंगी। दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो आपका बड़प्पन है कि आप मेरे बारे में इतना सोचती हैं। लेकिन भले ही मेरे माँ बाप गरीब थे, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत अच्छी परवरिश दी है। बड़ों की सेवा करना, पूरा घर कैसे संभाला जाता है और सच बोलना, प्यार बांटना, सब कुछ सिखाया है मेरे माँ बाप ने। हम गरीब घर से थे और इतने अमीर घर के रहन सहन को समझने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, बाकी आप मुझे सब सिखा दोगी, मुझे पूरा भरोसा है आप पर। ऐसे ही एक दिन मानवी पोछा लगा रही थी, तभी सुप्रिया मानवी को जोर जोर से आवाज लगाती है। अरे मानवी, तुझे कब से आवाज लगा रही हूँ, जल्दी आना मेरे पास, मुझे बहुत जरूरी काम है। मानवी अपनी जेठानी के पास जाती है और कहती है, क्या हुआ दीदी, कुछ जरूरी काम था क्या? वो असल में मैं पोछा लगा रही थी। अरे मानवी, पोछा लगाने से ज्यादा जरूरी कुछ और था, इसलिए मैंने तुझे यहाँ बुला लिया। मेरे हाथ पैरों में नेल पेंट लगा दे, सुने सुने अच्छे नहीं लग रहे, और तुझे तो पता ही है ना कि मुझे इन चीजों का कितना शौक है, और जब तक तू मेरे हाथ पर नेल पेंट नहीं लगा देती तब तक मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। दीदी, बस थोड़ा सा काम रह गया है, वे काम करके आती हूँ, वरना माँ जी मंदिर से आते ही बहुत गुस्सा करेंगी। अरे मैं हूँ ना, मैं तुझे माँ जी के गुस्से से बचा लूंगी, तू बस जल्दी से ये कर दे। और तू मुझे मना करेगी क्या? मैं तेरी बड़ी बहन हूँ ना। मानवी बेचारी बहुत भोली थी, वो सुप्रिया की बात मानकर उसके हाथ पैर में नेल पेंट लगाने लगती है। मानवी अपनी जेठानी को अच्छे से नेल पेंट लगा देती है और कहती है, दीदी, मैंने आपके हाथ और पैर दोनों में अच्छे से नेल पेंट लगा दिया, अब मैं जाऊँ? काम बहुत फैला हुआ है, माँ जी आएंगी तो बहुत चिल्लाएंगी मुझ पर। तू 5 मिनट यहाँ बैठ और इस नेल पेंट को अपने हाथ में ही रखना, मैं आती हूँ अभी, बस 5 मिनट में। इतना बोलकर सुप्रिया कमरे से बाहर चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ कुसुम आ जाती है। कुसुम सुप्रिया और मानवी दोनों की सास थी। सास देखती है कि पूरे घर का काम आधा अधूरा पड़ा है और मानवी सुप्रिया के कमरे में हाथ में नेल पेंट लेकर बैठी है। ये देखकर सास गुस्सा होती है और मानवी को सुनाते हुए बोलती है, अरे मानवी बहू, पूरे घर का काम तो ऐसे ही फैला हुआ है, लेकिन ये तेरा नेल पर लगाने का काम खत्म नहीं हो रहा है। चाहिए यही क्या, अपने घर से पहले घर का काम कर लेती, उसके बाद तुझे खुद को जितना संवारना था संवार लेती। मुझे तुझसे तो ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। तभी मौका देखकर सुप्रिया अपनी सास के लिए शरबत बनाकर लाती है और उसे देते हुए कहती है, अरे माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आधे से ज्यादा काम तो मैंने खत्म कर दिया घर का, और पोछा लगाना छोड़कर मैं आपके लिए शरबत बनाने के लिए चली गई थी। बाकी अब बिल्कुल भी आप टेंशन मत लो, मैं पोछा लगा देती हूँ, सारा काम खत्म हो चुका है। और मानवी अभी बच्ची है, किसी भी चीज की उम्मीद करना बेकार है, इसे अगर नेल पेंट लगाना है, मेकअप करना है तो करने दो। बेचारी मानवी सुप्रिया को इस तरह से पलटता हुआ देखकर हैरान हो जाती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कह पाती। ऐसे ही कुछ दिन बाद मानवी रसोई में काम कर रही थी, वो कुकर में दाल बना रही थी। इसी बीच सुप्रिया वहाँ आती है और सुप्रिया मानवी से कहती है, अरे मानवी, तू ये क्या कर रही है? तुझे पता है मैंने तेरे लिए एक अच्छा सा सरप्राइज रखा है, अब जल्दी जाओ और उसे प्यार से लेकर आओ, मैं तेरे लिए लाई हूँ। मेरे लिए सरप्राइज? लेकिन अभी तो मेरा बर्थडे नहीं है। ऐसा जरूरी थोड़ा है कि सरप्राइज सिर्फ बर्थडे पर दिया जाता है, तू मेरी छोटी बहन है, इसलिए मैंने सोचा कि तेरे लिए कुछ ले आऊं और ये तेरे कमरे में रख दूं। तू जाकर एक बार देख कैसा लग रहा है, तुझे बता। लेकिन दीदी, मैंने कुकर में दाल चढ़ा रखी है, मैं 2 सीटी आने के बाद ही जाऊंगी। अरे मानवी, तुम मेरे होते हुए इतना क्यों सोचती हो? एक काम कर, तू कमरे में जा और वे सरप्राइज दे, और 2 सीटी आने के बाद मैं गैस बंद कर दूंगी, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
मानवी बहुत भोली थी और वो अपनी जेठानी की बातों में आ जाती है। मानवी कमरे में जाकर अपना सरप्राइज देखती है। इसी बीच कुकर में कई सारी सीटियां लग जाती हैं और सुप्रिया जानबूझकर सीटी पर सीटी लगाए जा रही थी। धीरे धीरे पूरी की पूरी दाल जल जाती है। पूरे घर में दाल की जलने की बदबू फैल जाती है। तभी वहाँ पर सास आ जाती है और वो गुस्से में मानवी को बताते हुए बोलती है। मानवी वहाँ भागी भागी आती है। हे भगवान, ये सब क्या है मानवी? कोई काम ठीक से नहीं कर सकती क्या तुम? पूरी की पूरी दाल जला कर रख दी। अरे कहाँ ध्यान था तुम्हारा? कितनी बार कहा है कि कोई काम करो तो मन लगा कर करो, लेकिन तुम्हें तो मेरी बात समझ नहीं आती। माँ जी, मानवी को समझाना बेकार है, क्योंकि मैंने इसे कितनी बार कहा है लापरवाही करना बंद कर दे, लेकिन ये मेरी बात मानती ही नहीं। लेकिन दीदी, आपने ही तो कहा था कि आप 2 सीटी लगने के बाद गैस बंद कर दोगी, और आपने ही मुझे कमरे में भेजा था। मानवी के इतना बोलने के बाद सास तिरछी नजर से सुप्रिया को देखती है और वो समझ जाती है कि जरूर सुप्रिया ने इसमें कुछ झोल मोल किया है। तभी सुप्रिया हटाते हुए कहती है, देखा माँ जी, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मुझे तुमने कब कहा कि मैं 2 सीटी लगने के बाद गैस बंद कर दूंगी? अरे तुम अगर दाल बना रही थी तो अपनी जिम्मेदारी से बना रही हो ना, या मेरे भरोसे बना रही हो? मैं तो घर का दूसरा काम देख रही थी। जब मुझे दाल जलने की बदबू आई तो मैं रसोई के अंदर आई हूँ। ये तो गलत बात है मानवी, अब तुम झूठ भी बोलने लगी हो। हाँ माँ जी, उस नेल पेंट वाली बात पर भी इसने लापरवाही की थी और अभी भी यही हाल है। इसका तो मैं कहती हूँ इसके गांव भेज दो। तुझे क्या लगता है सुप्रिया कि ये जो बाल है मेरे सर पर, इसे मैंने धूप में सफेद किया है? बेटा, मुझे ना सब कुछ पता है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि किसकी गलती है इसमें, और तेरी मुझे हरकतों के बारे में सब कुछ अच्छे से पता है। माँ अपने बच्चों को अच्छे से पहचानती है। रही बात नेल पेंट वाली, तो उस दिन मानवी के हाथों में नेल पेंट नहीं लगा हुआ था और तेरे हाथों में साफ नजर आ रहा था कि तू काम करके नहीं आई, बल्कि नेल पेंट लगवा कर आई है। और जिस तरह से तू मानवी को बेवकूफ बनाकर मेरी नजरों में गिराने की कोशिश करती है ना, उससे तू खुद मेरी नजरों में गिरती जा रही है। बेटा, ये काम करना बंद कर दे। माफ करना माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं हमेशा से अपनी चालाकियों में लगी रहती थी और मानवी को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। और मानवी बेटा, कभी भी दूसरों के भरोसे अपने काम को नहीं छोड़ना चाहिए, और जो काम कर रही हो उसे खत्म करने के बाद ही दूसरे काम में हाथ लगाना चाहिए, वरना जो अधूरा काम तुमने छोड़ा है वे खराब हो जाएगा। और ज्यादा भोलापन भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इससे हमारी निजी जिंदगी में बहुत बुरा असर पड़ता है। थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत भी होती है। सास के समझाने के बाद दोनों बहुओं को समझ आ जाती है। तो कहने के लिए मनोरमा के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे अपने घर के लिए अमीर बहू चाहिए थी। मनोरमा के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम नकुल था और बेटी का नाम मानसी। मनोरमा को नकुल की शादी करवानी थी, जिस कारण नकुल के लिए लड़की देखना शुरू कर देती है। जब ये बात नकुल को पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा होता है और अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि आप लड़की देख रही हो मेरे लिए? आपने एक बार भी मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा कि मेरी लाइफ में कोई है तो नहीं? बेटा, तेरे हाव भाव देखकर मुझे कभी शक नहीं हुआ कि तेरी जिंदगी में कभी कोई लड़की भी होगी। बाकी अगर तू कहता है तो तू मुझे बता दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तेरी शादी करवा दूंगी उससे। हाँ माँ, मैं शिवानी नाम की लड़की से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। हम दोनों को काफी समय हो गया एक साथ। जरा उसकी फोटो तो दिखा, मैं भी देखूं कौन है जो मेरे बेटे से प्यार करती है। नकुल अपनी माँ को फोटो दिखाता है। फोटो देखने के बाद मनोरमा कहती है, अरे लड़की तो बहुत सुंदर है। वैसे इसके पिताजी क्या करते हैं? माँ, इसके पापा ना एक रेस्टोरेंट में साफ सफाई का काम करते हैं। क्या कहा तूने? साफ सफाई का काम करते हैं? इसका मतलब कि ये लोग गरीब होंगे। अब समझ में आया, अमीर लड़का देखकर उस लड़की ने तुझे फंसा लिया। मैं कभी तेरी शादी इस लड़की से नहीं कर पाऊंगी जो ये धन दौलत देखकर शादी करने को तैयार हो जाए। माँ, उसे मैंने इस लग्जरी अपने स्टेटस के बारे में कुछ भी नहीं बताया। उसे मैंने ये बताया है कि मैं एक छोटी सी नौकरी करता हूँ। मैंने कभी नहीं बताया कि मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, फिर भी मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार है। अरे बकवास मत करो मुझसे, ये सब ना लड़के फंसाने के चोंचले होते हैं और मुझे नहीं करवानी तेरी शादी उस लड़की से। ठीक है, अगर आप जिद पर हैं तो मैं भी छत पर हूँ। अगर मेरी शादी होगी तो उसी से होगी, वरना मैं शादी नहीं करूंगा। और जब तक आप नहीं मान जाएंगी तब तक मैं खाना भी नहीं खाऊंगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं।
अब नकुल खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है और खाना पीना सब कुछ छोड़ देता है। ये देखकर मनोरमा को बहुत बुरा लगता है और मनोरमा कहती है, अगर तेरी यही जिद है तो यही सही, मैं तेरी शादी इस लड़की से करवाने के लिए तैयार हूँ। अब तो खाना खा ले। तुम बच्चे ना माँ बाप को अपने आगे झुका ही देते हो। बाकी मैं ना तेरे लिए उस लड़की से भी ज्यादा सुंदर और अमीर लड़की लेकर आती। माँ, क्या जरूरी होता है जो अमीर हो वही इंसान है? जो अमीर है उनको ही समाज में जीने का अधिकार है, या फिर जो अमीर है उन्हें ही अमीर घर में शादी करने का हक है? आप एक बार शिवानी से मिलोगे ना तो आपको शिवानी बहुत पसंद आएगी। वो दिल से बहुत अच्छी है, हमारे घर परिवार को हमेशा जोड़कर चलेगी। इस तरह से मनोरमा को ना चाहते हुए भी अपने बेटे नकुल की शादी शिवानी से करवानी ही पड़ती है। ऐसे ही शादी के कुछ दिन बाद मनोरमा के घर शादी का इनविटेशन आता है, जिसमें पूरे परिवार को शामिल होना था। मनोरमा और मानसी दोनों अच्छे से तैयार हो रही थी। तभी मनोरमा मानसी से कहती है, अरे मानसी बेटा, जरा अपने भाई को फोन कर ले, ऑफिस से आया नहीं। उसे जाना नहीं है क्या शादी में? उन्होंने कहा है कि पूरी फैमिली को आना है। वैसे माँ, ये गरीब भाभी भी जाएगी क्या हमारे साथ? तू पागल है क्या बेटा? मैंने कहा है कि फैमिली जाएगी, और ये गरीब हमारी फैमिली का हिस्सा थोड़ी है। ये तो बस नकुल की खुशी के कारण मुझे मानना पड़ा और इस घर की इसे बहू बना कर ले आई। वही तो माँ, ये ना हमारे लेवल की नहीं है। और मैं ना अभी भैया को फोन करती हूँ। अरे माँ, फोन करने की क्या जरूरत है, भैया तो आ ही चुके हैं। अरे नकुल, जल्दी से तैयार हो जा, शादी में जाना है। उन्होंने कहा है कि पूरी फैमिली को साथ में आना है। और शिवानी तैयार हो गई क्या माँ? कैसी बातें कर रहा है बेटा? ये क्या करेगी वहाँ जाकर? अब अमीर लोगों के तौर तरीके तो इस गरीब को पता नहीं होंगे। खाना खाकर हमारी बेइज्जती कर देगी, उससे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए इसे घर में ही रहने दे। माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? शिवानी भी तो हमारे घर का हिस्सा है। जब शामली जाएगी तो शिवानी भी तो जाएगी ही ना। और शादी अमीर की हो या गरीब की, कुछ भी अलग नहीं होता। बस फर्क इतना होता है कि अमीर अपने पैसों का दिखावा बहुत करता है और गरीब इज्जत से अपनी बेटी को विदा करना चाहता है। बस अगर शिवानी नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। नकुल के आगे एक बार फिर से मनोरमा को झुकना पड़ता है और मनोरमा शिवानी को भी शादी में अपने साथ लेकर जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मनोरमा अपने कमरे में उदास होकर बैठी होती है। तभी वहाँ मानसी क्या हुआ माँ, आप उदास नजर आ रही हो, सब ठीक तो है? क्या बताऊं मानसी, मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। नकुल तो हमारे हाथ से निकलता ही जा रहा है, हमेशा अपनी बीवी का ही साइड लेता है। शादी को अभी कुछ ही महीने हुए, वो तो पूरा जोरू का गुलाम बन चुका है। अगर ये लड़की और ज्यादा टाइम के लिए हमारे घर में रही ना, वो दिन दूर नहीं है जब हम नकुल को इस लड़की के चक्कर में खो देंगे, या इस लड़की के चक्कर में वो हमें घर से बाहर निकाल देगा। आपकी बात ना बिल्कुल सही है माँ, मुझे तो ये लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे ना इससे पीछा छूट जाए हमारा। अब मुझे वो करना पड़ेगा जो मैंने कभी किसी के साथ नहीं किया। एक तो अमीर लड़का देखकर इसने हमारे बेटे को फंसा लिया, ऊपर से हमारा बेटा तो हमारा रहा नहीं, सारा दिन शिवानी 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 करता रहता है। ऐसे ही एक दिन अरे बहू, ये कुछ कपड़े हैं, जरा इनको धूप में सुखा दे। और हाँ, सबसे ऊपर वाली छत पे जो लकड़ी की सीढ़ियाँ लगी है ना, उस पे चढ़ा देना। हाँ, अरे कोई नहीं माँ जी, मैं कर लूंगी। इतना बोलकर शिवानी वो कपड़े लेकर छत पर जाती है जहाँ लकड़ी की सीढ़ियाँ लगी होती है, और वो उसके सहारे चढ़कर सबसे ऊपर वाले छत पर जाती है। वो जैसे ही सीढ़ियों पर चढ़ती है, मनोरमा चुपके से आकर सीढ़ी का एक कील जो कि सबसे ऊपर लगा था वही निकाल देती है, और उसी बीच शिवानी सीढ़ियों से उतरने लगती है। जैसे ही वो पैर सीढ़ी पर रखती है, वैसे ही उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, और ये देख मनोरमा डर जाती है और वो डरकर छुपने की कोशिश करती है, लेकिन शिवानी उसे देख लेती है। शिवानी उसका कुछ नहीं कर पाती और वो बेहोश हो जाती है। अब मनोरमा बहुत ही डरी हुई थी, कहीं ना कहीं शिवानी बच तो गई थी, सबको उसकी काली करतूत ना बता दे। किसी तरह से शिवानी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। थोड़ी देर बाद पुलिस उसका बयान लेती है, जहां शिवानी इस घटना को दुर्घटना का नाम दे देती है। थोड़ी देर बाद शिवानी हॉस्पिटल से घर आ जाती है। तभी शिवानी अपनी सास से कहती है,
हाँ माँ जी, मैं जानती हूँ आपको ये डर है कि कहीं मैं सच में ना बता दूं, लेकिन आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया। क्या आपको मेरा प्यार नजर नहीं आता? आपको बस मेरी गरीबी ही नजर आती है। सच बताओ माँ जी, तो मैंने सच में आपको दिल से अपनी माँ माना था, और माँ का पूरा अधिकार होता है अपने बच्चों को मारने पीटने का, इसलिए मैंने आपको माफ कर दिया। मैं जानती हूँ बहू, मैंने जो किया वो गलत था। तेरी जगह अगर कोई और होता तो शायद सच में बताकर मुझे सलाखों के पीछे डलवा दिया होता उसने। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया, तूने मुझे बचा लिया। बल्कि मुझे तो ये महसूस हो रहा है कि शायद मेरे बेटे की पसंद बिल्कुल सही है। अगर कोई अमीर होती तो वो मुझे अमीरी की घमंड में मुझसे बदला लेने जरूर सोचती। मुझे माफ कर दे बहू। तभी वहाँ पर मानसी आ जाती है और मानसी भी अपनी सास के साथ मिलकर शिवानी से माफी मांगती है, जिसके बाद वो सभी गिले शिकवे भुलाकर अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है। चूचू चिड़िया की कहानी। कालू कौवा और चिंकी चिड़िया अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थे। वो दोनों शहर के जंगलों में रहा करते। उनके पास ऐशो आराम की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। बस उनके पास एक कमी थी, वो थी बच्चे की। ऐसे ही एक दिन चिंकी चिड़िया उदास अपने कमरे में बैठी होती है। चिंकी चिड़िया की उदासी देखकर कालू कौवा चिंकी चिड़िया से कहता है, चिंकी क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों? और तुमने फिर से खुद को कमरे में बंद कर लिया है? आखिर तुम ऐसा क्यों करती हो बार बार? आपको नहीं पता मैं ऐसा क्यों करती हूँ। मेरा दिल नहीं करता बाहर जाने का। जाती हूँ तो सभी पक्षी मुझे ताने देते हैं। ऐसी जिंदगी से अच्छा है तो मैं मर ही जाती। चिंकी तुम ऐसा क्यों कहती हो? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? तुम्हारे लिए ही तो मैं जी रहा हूँ, वरना तो मैं कब का मर चुका होता। इतना बोलकर कालू कौवा चिंकी चिड़िया को गले से लगा लेता है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कालू कौवा चिंकी चिड़िया को अपने साथ उल्लू डॉक्टर के पास ले जाता है और उसकी कुछ टेस्ट करवाता है। उल्लू डॉक्टर, रिपोर्ट कब तक आएगी? आपको क्या लगता है चिंकी माँ तो बन पाएगी ना? देखो कालू, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, अब तो रिपोर्ट ही बताएगी कि आखिर दिक्कत क्या है। अभी तुम आराम से घर जाओ, 2 दिन बाद रिपोर्ट लेने आ जाना। उल्लू डॉक्टर के कहने पर कालू कौवा चिंकी चिड़िया को घर ले जाता है और 2 दिन बाद उल्लू डॉक्टर से मिलने जाता है, जहाँ उसे पता चलता है चिंकी चिड़िया तो कभी माँ नहीं बन सकती। ये खबर सुनकर मानो कालू कौवे के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है, पर चिंकी चिड़िया को वो नहीं बताता और उससे झूठ बोलता है। चिंकी तुम परेशान मत हो, उल्लू डॉक्टर ने कहा है तुम बिल्कुल ठीक हो और माँ बन सकती हो। बस हमें खुश रहना होगा और तुम्हें सही से अपना इलाज करवाना होगा। हाँ क्या आप सच कह रहे? मैं सच में माँ बन सकती हूँ? आप नहीं जानते, आपने ये खबर देकर मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। अब मैं अच्छे से अपना इलाज करवाऊंगी और समय पर दवाइयाँ खाऊंगी। अब मैं पूरी तरह से अपना ख्याल रखूंगी ताकि मेरे इस आलीशान घर में मेरे बच्चे की किलकारी और आवाज गूंज सके। ये खबर सुनकर चिंकी की जिंदगी में खुशियां आ जाती हैं, पर हकीकत तो सिर्फ कालू कौवा को पता थी। अब इसी तरह से दिन बीतते जाते हैं और एक दिन किसी जरूरी काम की वजह से कालू कौवे को गांव के जंगल में जाना पड़ता है, जहां सभी जंगली पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में कालू कौवे की मुलाकात पिंकी चिड़िया से होती है, जो कि काफी सुंदर और समझदार थी। तुम इतने बेखौफ जंगल में कैसे घूम सकते हो? तुम जानते हो यहाँ हम जंगली पक्षी रहते हैं और हमारे जंगल में हमारे बिना मर्जी के कोई नहीं घुस सकता। हाँ मैं जानता हूँ, पर सरकार ने मुझे इस जंगल का जिम्मा दिया है। मैं तुम्हारे जंगल का रक्षक हूँ। अगर यहाँ के पक्षी को कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वो मुझसे बात करेगा। अच्छा चलता हूँ, आशा है आप समझ चुकी होंगी। इतना बोलकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू कौवे की ये अदा देखकर पिंकी चिड़िया उसके प्यार में पड़ जाती है, पर जब भी कालू कौवा उस जंगल में आता है पिंकी चिड़िया उसके करीब जाने की कोशिश करती है। ऐसे ही एक दिन पिंकी चिड़िया कालू कौवे को पाने के लिए उसके खाने में नशे की दवाई मिला देती है। माफ करना कालू, पर मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती, इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। अब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। इस तरह से पिंकी चिड़िया कालू कौवे की बेहोशी का फायदा उठाती है और जबरदस्ती उससे शादी कर लेती है, और ना चाहते हुए भी कालू कौवे को पिंकी चिड़िया को अपनाना पड़ता है। अब इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और कालू कौवे को पता चलता है कि पिंकी चिड़िया माँ बनने वाली है। कालू मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती, अब मैं माँ बनने वाली हूँ और जंगल के सारे पक्षी बातें करते हैं। अब तुम मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो। मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर नहीं ले जा सकता। तुम जानती हो ना मैं अपनी पत्नी चिंकी से कितना प्यार करता हूँ। अगर उसे पता चल गया कि उसकी एक सौतर है और वो भी प्रेग्नेंट, वो तो जीते जी मर जाएगी और मैं चिंकी को दुखी नहीं देख सकता। पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो खुद को संभाल ले इस बच्चे के लिए।
तुम मुझसे कह देना कि तुमने ये शादी सिर्फ बच्चे के लिए की है। देखो, अगर आज तुम मुझे अपने साथ नहीं लगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी और मेरे मरते ही यहाँ के जंगली पक्षी तुम्हें मार देंगे। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है, क्योंकि आज तुम अगर मुझे लेके नहीं गए तो ये जंगली पक्षी मुझे मार देंगे। कालो कौवा चिंकी चिड़िया को कभी धोखा नहीं देना चाहता था, पर ना चाहते हुए भी उसे ये सब कुछ करना पड़ता है। और जब चिंकी चिड़िया को अपनी जंगली गर्भवती सौतन के बारे में पता चलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। चिंकी, इसमें कालो की कोई गलती नहीं, सारी गलती मेरी है। मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत बड़ा धक्का लगा, पर मुझे माफ कर दो और इस बच्चे को अपना लो। तुम भी तो हमेशा से यही चाहती थी ना कि तुम्हारे घर में बच्चे की किलकारी गूंजे। हाँ, मुझे बच्चे से प्यार है। मैं चाहती थी मेरे घर में बच्चे की किलकारी गूंजे, पर मैंने कभी ये नहीं चाहता कि तुम जैसे जंगली चिड़िया के बच्चे की किलकारी गूंजे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक जंगली चिड़िया मेरी सौतन बन जाएगी और जो खुशी मैं इस घर को देना चाहती थी वो खुशी मेरी सौतन देगी। प्लीज चिंकी, शांत हो जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। शांत हो जाओ? तुम मेरे लिए जंगली सौतन लेकर आए हो, तो भी गर्भवती, और तुम कह रहे हो कि मैं ऐसे हालत में शांत हो जाऊं? क्या तुम यही काम करने जाते थे जंगल में? बस भी करो चिंकी, देखो और मुझे और इस बच्चे को तो तुम्हें अपनाना होगा, क्योंकि तुम कभी माँ नहीं बन सकती, इसलिए प्लीज एक बार माँ बनकर सोचो। पिंकी, तुमने क्या किया? चिंकी को इस बारे में कुछ पता नहीं था। आखिर तुमने बगैर मुझसे पूछे चिंकी को सब कुछ सच क्यों बताया? क्योंकि ये जानना चिंकी के लिए जरूरी था। अगर मैं सच चिंकी को नहीं बताती तो हम सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। हाँ, हूँ मैं जंगली, पर क्या जंगली पक्षी जीव नहीं होते? क्या वो तुम्हारी तरह उड़ना नहीं जानते, खाना नहीं जानते? क्या हम जंगलियों को जीने का अधिकार नहीं है? तुम्हें बताओ मुझे। अब ना चाहते हुए भी चिंकी चिड़िया सिर्फ कालू कौवे के बच्चे के लिए अपनी जंगली गर्भवती सौतन को अपना लेती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और समय के साथ साथ चिंकी की सारी नाराजगी खत्म होने लगती है। वो अपनी जंगली गर्भवती सौतन का ख्याल रखने लगती है। इतनी लापरवाही अच्छी बात नहीं है। मैं तुम्हारे लिए नहीं, बच्चे के लिए ऐसा कह रही हूँ। ऐसे में तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे की जान खतरे में पड़ सकती है, इसलिए अपने खान पान के साथ साथ अपने चलने पर रहने पर भी ध्यान दो। अगर इसी तरह से जंगली पक्षी की तरह उड़ती रहोगी तो तुम्हारे बच्चे को नुकसान पहुँच सकता है। समझ गई, आगे से ध्यान रखूंगी। चिंकी चिड़िया अपनी गर्भवती सौतन को सिर्फ कालो कौवे के बच्चे की वजह से अपनाती है और बहुत ही जल्द पिंकी चिड़िया एक बहुत ही प्यारी बच्ची को जन्म देती है। इसके बाद चिंकी चिड़िया की जिंदगी में खुशियाँ तो आ जाती हैं, पर इस गलती के लिए वो कभी कालू या पिंकी चिड़िया को माफ नहीं करती।